वेलकम टू विज्ञान टॉकीज़। आज हम ICMR JRF 2019 का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। ये इसके इस सेट के जो हैं टोटल 6 पार्ट्स होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पहले 25 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये सेक्शन ए से है, जैसे कि फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a mixture? Glass, graphite, steel and aluminium. These four options are given to you. Among these, aluminium is an element and so therefore this is not a mixture. अब ग्लास को आप देखें तो वो भी सैंड और सिलिकेट का मिक्सचर है, स्टील भी अलॉय है आयरन और कार्बन का, और ग्रेफाइट भी जो है वो प्योर सॉलिड स्टेट में एलिमेंटल कार्बन की एक फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज our National Science Day is celebrated on February 28th to honor which scientist discovery? तो जो ऑप्शंस दी हैं वो है सर सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा, APJ अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सर सीवी रमन। तो सर सीवी रमन का जो जन्मदिन है वो 28 फरवरी को होता है, तो इसलिए 28 फरवरी को एज ए नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट हम करते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है फिज़िक्स की फील्ड में। इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था और 1930 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट इज़ हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ एंटीसेप्टिक्स ड्यूरिंग सर्जरी? ऑप्शंस जो आपको गिवन है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लेसर, रोनाल्ड रोज एंड लुइस पास्चर। ये चारों के चारों जो हैं साइंटिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से कभी भी किसी का भी नाम आ जाता है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके कि किसने क्या काम किया है। जैसे कि सबसे पहले है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पेंसिलिन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक मोल्ड आइसोलेट किया और ये आइडेंटिफाई किया कि जो ये मोल्ड है ये पेंसिलियम जीनस से बिलोंग करता है। इसके अलावा इन्होंने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया पेंसिलिन को, एक एक्टिव एजेंट एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम इन्होंने पेंसिलिन रखा। एंड लेटर ही ऑल्सो डिटरमाइन कि पेंसिलिन हैड एन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑन स्टेफिलोकोकाई एंड ऑन द अदर ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस। तो पेंसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, राइट। नेक्स्ट है जोसेफ लेसर। जोसेफ लेसर जो है इन्होंने कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया एज अ एंटीसेप्टिक, लेकिन कब? ही इंट्रोड्यूस दिस आइडिया दैट कि हमें सर्जरी से पहले स्टरलाइजेशन करनी चाहिए, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। जिसका जिस क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा जोसेफ लेसर, because he used antiseptics during the surgery. He is the one who had introduced this. And what chemical he had used? He used the carbolic acid. Next, रोनाल्ड रोज वैसे तो आर्मी में थे, लेकिन इन्होंने ड्यूरिंग हिज कैंपिंग ये पाया कि जो मलेरिया है, अपने बुक में इन्होंने ये पब्लिश किया है कि जो मलेरिया पैरासाइट जो है वो एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है। एनोफिलीज मॉस्किटो ही है जो उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। ऑल्सो कि ह्यूमन में जो ये ट्रांसमिशन है वो इसीलिए होता है क्योंकि एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट होता है। नेक्स्ट इज़ लुइस पास्चर। हम सब जानते ही हैं, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने जर्म थ्योरी डेवलप करी है, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कंसेप्ट दिया है। Also he developed the anthrax vaccine. So these all points are also important. Next question. Which is the largest human cell? Of course इन सब में जो सबसे बड़ा है वो ओवम ही है। लीवर, ओवम, स्प्लीन और स्किन आपको दे रखा है, और इन सब के अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे ह्यूमन ओवम 0.1 mm का होता है, लीवर सेल है, स्किन सेल है। इसके अलावा आपको कई बार ये भी पूछा जाता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। अगर लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में हम देखें तो दैट इज़ द न्यूरॉन। इट इज़ अप टू 1 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मलेरिया? Among these 4 countries, Sri Lanka is the one which has successfully eliminated the malaria in 2012.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन केरला विच हाईली इन्फेक्शियस वायरस कॉज्ड एन आउटब्रेक। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो उससे पहले का आउटब्रेक हमें देखना है रिसेंट। तो इससे पहले कौन सा आउटब्रेक हुआ था? हमारे पास निपाह वायरस साउथ इंडिया के केरला में कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था ऑन 19 मई 2018 एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट निपाह वायरस आउटब्रेक इन द साउथ इंडिया. Next, the axis of Earth rotation relative to orbital plane is tilted by. इन्होंने आपसे tilt पूछा है, किस चीज़ tilted by कितना है, किस चीज़ का? Earth's rotation relative to the orbital plane. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 23.5 डिग्री, बिकॉज हमारा जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है अपने एक्सेस पे. अगर अर्थ को हम एज अ स्फीयर जब हम देखते हैं तो परपेंडिकुलरली जब हम देखें तो जो उसका पोजीशन है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है अप टू 66 पॉइंट कुछ डिग्रीज पे. तो जो रोटेशन एक्सेस होता है फ्रॉम द परपेंडिकुलर वो हमारे पास 90 से माइनस करने पे आता है 23.5 डिग्री. और ये टिल्ट की वजह से ही क्या होता है, एक टिल्ट हो गया तो अर्थ के किसी पोर्शन में सन बीम डायरेक्टली फॉल करेगा और किसी के ऊपर जो है वो लेटरली फॉल करेगा. तो उससे क्या होगा, कहीं पे हीट ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, और ड्यूरेशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट इज हाउ मैनी मेगाबाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट. सो यू कैन सी दिस टेबल कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB प्रेजेंट होते हैं, एंड 1 TB में 1024 GB, एंड सिमिलरली 1 PT दैट इज़ अ पेटाबाइट, उसमें 1.024 TB प्रेजेंट होते हैं. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1024. दिस इज द D ऑप्शन. RAM इन कंप्यूटर यूजुअली स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Tsunamis are usually caused by. Among all these options, tsunami जो है वो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से होती है. The most common reason is अंडर वाटर अर्थक्वेक्स. इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है अंडर वाटर, या फिर लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं अंडर वाटर. उनकी वजह से भी कुछ हद तक सुनामी आ सकती है, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कारण है वो है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स. द कालका शिमला रेलवे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. कालका शिमला रेलवे जो है वो ब्रिटिशर्स टाइम का रेलवे बना हुआ है, एंड इट इज़ अ नैरो गॉज रेलवे. इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखी है, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज और मोनो रेल, तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ नैरो गॉज रेलवे. ये नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होता है रेल का वो अप्रॉक्स 4 फीट से अबव होता है, राइट. 4 फीट 8 इंचेस प्लस हाफ, राइट, इंचेस. लेकिन जो नैरो गॉज रेलवेज होते हैं उसका ट्रैक जो है वो 1 फीट से 3 फीट के बीच में होता है. ट्रैक की जो विड्थ है वो सिर्फ इतनी ही होती है. तो कालका शिमला रेलवे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो गॉज रेलवे. नेक्स्ट इज the current geological age in which human activity is a major driver of climate and environment change is called. This is actually a definition they have given you. So this is the definition of Anthropocene. Anthropocene एक present age जो अभी है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज Anthropocene. Who coined the term autosomal dominant and recessive for genetic characters? Again very simple question, हम सब जानते ही हैं, मेंडल ही है जिन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन देख लेते हैं जो ये बाकी ऑप्शंस हैं, मैरी क्यूरी, जोसेफ लेसर, कार्ल कॉरेंस, और इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या डिस्कवरीज की हैं. मैरी क्यूरी जो है मैडम ने रेडियम और पोलोनियम डिस्कवर किया है, और ये जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं इनको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये कंसेप्ट भी मैरी क्यूरी ने इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट हमारे पास है कार्ल कॉरेंस. कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा प्लांट के ऊपर काम किया था, एंड ही डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर आपको याद हो तो हम एक इसमें वाइट फ्लावर और
पिंक वाइट और रेड फ्लावर के बीच में क्रॉस करते हैं, जो प्रोजेनी होती है वो पिंक आती है. तो देयर ही हैड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जोसेफ लेसर तो हम पढ़ ही चुके हैं, फादर ऑफ स्टरलाइजेशन है वो. और नेक्स्ट जॉर्ज मेंडल ने ही हमें ये कंसेप्ट दिया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं. डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, और इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इन्होंने दिया है. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. नेक्स्ट इज द टर्म एलिलोपैथी रेफर्स टू. अगेन इन्होंने कंप्लीट जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑन living organism in a specific environment, a level of vulnerability of a habitat to invasion from allelic species, the modern system of medicines. ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, a biological phenomena where an organism produces one or more biochemicals that influences germination, growth, survival and reproduction of other organisms is called as allelopathy. कि किसी पर्सन के पास, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके के बायोकेमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि उसकी जर्मिनेशन है, चाहे उसका ग्रोथ है या सर्वाइवल है, उस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं. तो किस तरीके के बायोकेमिकल्स बनेंगे, उसी तरीके के बनेंगे जिस तरह के जीन्स या एलील्स हैं, उसका एक्सप्रेशन लेवल जो है कम होगा या ज़्यादा होगा. इट इज़ एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द एलील. तो this is called as the allelopathy. The correct option is A. Next is gerontology is the study of old age, planets, rainfall, soil. Gerontology is the study of the old age. इसके अलावा अगर study of planets हम देखें, that is called as astronomy. Study of rainfall, weather and atmosphere is called as the meteorology. Study of soil is called as the pedology. तो ये चारों अलग अलग टर्म्स है. इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आ ही जाता है एग्जाम में. स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाएगा, इज यूज्ड फॉर. दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट ICMR आस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि पेंसिलिन इन्होंने डिस्कवर किया था. अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये काम करता है. तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इन्होंने पूछी है नॉट करेक्टली मैच, तो दिस इज़ करेक्ट. विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन किया था इन्होंने अच्छे से, तो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का कंसेप्ट दिया था. लुइस पैस्चर ने ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने जो यहाँ लिखा है. तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें रॉन्ग वन चूज़ करनी थी इसमें. Next question, the law of planetary motion were proposed by Kepler, Newton, Galileo, Bessel. Correct answer is Kepler. तो law of planetary motion है क्या? Kepler ने ये डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था सॉरी. तो प्लानिटरी मोशन है क्या? प्लानिटरी मोशन हमें ये बताता है कि सन हमेशा फोकस में रहेगा, सेंटर में रहेगा, और जो प्लैनेट्स हैं दे मूव अराउंड इट इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट. जो ऑर्बिट का शेप है वो कैसा है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कल शेप नहीं है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लैनेट कभी तो सन के नज़दीक आएंगे और कभी कभी एलिप्स का जो डायमीटर है उस अकॉर्डिंग कभी कभी उससे दूर चले जाएंगे. तो दिस एक्सप्लेन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द अर्थ गोज अराउंड इट्स ऑर्बिट. तो दिस इज द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन प्रपोज्ड बाय द Kepler. Next, prussic acid is another name of sulfuric acid, nitric acid, oxalic acid और हाइड्रोजन साइनाइड. तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम सभी को देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, बिकॉज ये जो अपीयरेंस देता है ना वो ऑयल जैसे अपीयरेंस देता है, तो इसलिए इसको इट्स कॉमन नेम ऑयल ऑफ विट्रियोल. इसके अलावा नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वा फोर्टीज. ऑक्सैलिक एसिड को हम इथानिडोइक एसिड भी कहते हैं, और हाइड्रोजन साइनाइड को हम कहते हैं प्रूसिक एसिड. द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन साइनाइड. Which of the following remains a liquid at room temperature? Very simple question. We know the answer. This is the bromine. Next is
Upon emission of a positron by a radioisotope, the atomic number of a daughter atom, जब positron emit होगा तो क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर है वो डॉटर एटम का बढ़ेगा या घटेगा, आइदर इट गेट इंक्रीज और डिक्रीज, और कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बाय नंबर 1 और बाय नंबर 2। तो पहले देखते हैं कि ये है क्या, पॉजिट्रॉन एमिशन होता क्या है। पॉजिट्रॉन एमिशन को हम बीटा प्लस डिके भी कहते हैं, और ये भी एक रेडियो एक्टिव डिके का ही सब टाइप है। इसमें क्या होता है, जो रेडियो न्यूक्लियाइड न्यूक्लियस होता है उसमें से जो है प्रोटीन, जब वो होता है प्रोटीन जो है बाहर रिलीज़ होगा तो वो न्यूट्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ के साथ वो क्या रिलीज़ करेगा, एक पॉजिट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन इटसेल्फ, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन की फॉर्म में, जब बीटा डिके हो रहा है प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन अ न्यूक्लियस, और साथ में एक पॉजिट्रॉन रिलीज़ कर देता है। तो उससे क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन रिलीज होने से एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग कंपैरेटिव स्कैटर्डनेस इन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा इज। अब ये क्वेश्चन स्टैट से है, स्टैट सेक्शन ए में ज़रूर आती है, मिनिमम 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अप टू मैक्सिमम 12 और 15 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो स्टैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेनली डेफिनेशंस अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और थोड़े से बेसिक कुछ फार्मूलाज आप कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते ICMR में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं मेजरिंग द कंपैरेटिव स्कैटर्डनेस, स्कैटर्डनेस मेजर करनी है। स्कैटर्डनेस का मतलब क्या है कि कितना बिखरा हुआ है, कितना स्कैटर्ड, कितना बिखरा हुआ है आपका डाटा, यानी कि कितना डिस्पर्स्ड है, और उसमें भी कंपैरेटिव है, यानी कि डाटा के बीच में कंपैरिजन है इन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी एक सिंगल डाटा नहीं है, यू आर हैविंग मोर देन 1 सेट ऑफ डाटा, और उसमें कितना स्कैटर्डनेस है, कितना डिस्पर्जन है, उसको आपने कंपेयर करना है। और वो जानने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, यू हैव 2 डाटाज और वो कितना डिस्पर्स्ड है, कितना स्कैटर्ड है, ये चीज़ आपने कंपेयर करनी है। डाटा ए इज़ मोर स्कैटर्ड और डाटा बी इज़ मोर स्कैटर्ड, ये कंपेयर आपको करना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, तो देखो मीन जो है वो क्या निकालता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो वेरिएंस तो सिंपल वेरिएंस बताता है, और मीन डेविएशन, मीन से डाटा कितना बाहर तक गया है, मीन वैल्यू से जो एक्चुअल डाटा है वो कितना वेरी कर रहा है, मीन डेविएशन हमें सिर्फ वो बताएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विच इज़ द एक्चुअली करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर मीन्स डिस्पर्जन को जब आप रिलेट करके मेजर कर रहे हैं एक से ज़्यादा सेट के साथ। ऑल्सो इट हैज़, or you can say it has a great practical significance and is best measure of comparing the variability of the 2 series. So this is the correct answer, coefficient of variation. Next question है, अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आ गया है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स में भी आ जाता है प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन है, इफ़ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन आर इक्वली लाइकली टू बी बॉर्न, what is the probability that a randomly chosen family of 3 children has at least 1 but not more than 2 females? पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है टोटल में से पॉसिबल आउटकम। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो कंडीशन इन्होंने हमें दे रखी है उसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो 3 चिल्ड्रन एक फैमिली में होंगे, तो अगर 3 चिल्ड्रन है तो वो कुछ भी हो सकते हैं, बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है। टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे पास 8 बनते हैं, हमने बनाकर देख लिए। जैसे हो सकता है तीनों गर्ल्स हो गई, हो सकता है 2 गर्ल्स हुई और 1 बॉय हुआ, एक गर्ल बॉय फिर गर्ल हो गई, एक बॉय फिर 2 गर्ल्स हो गई, तीनों बॉय भी हो सकते हैं, 2 बॉय और 1 गर्ल, एंड वैसे ही एक बॉय गर्ल एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास 8 पॉसिबल ऑप्शंस बनी। तो टोटल आउटकम्स विल बी 8, कि इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने हमसे पूछा है एटलीस्ट 1 गर्ल, क्या पूछा क्वेश्चन में, एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 फीमेल्स, यानी कि या तो एक हो, 2 से ज़्यादा ना हो, यानी कि हम विच मीन्स इट मे बी अ 2 गर्ल इन अ फैमिली और अ 1 गर्ल इन अ फैमिली बट कांट बी 3 गर्ल्स।
ठीक है, और 1 और 2 होनी चाहिए बट कांट बी 3 बॉयज़, राइट। इससे यही समझ आ रहा है। तो इस पूरे सेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 गर्ल्स हो रही है, हमें 2 से ज़्यादा गर्ल्स नहीं चाहिए, और यहाँ पे 3 बॉयज़ हो रहे हैं, हमें सिर्फ 1 बॉय 1 गर्ल तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे एक भी लड़की नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। बाकी सारी ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स, एक गर्ल और एक गर्ल। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी हमारे पास? 6 बनी। तो टोटल आउटकम्स 8 थे और पॉसिबल आउटकम जो उन्होंने पूछे हैं वो है 6। तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल अपॉन टोटल 6/8, हमारे पास आंसर आ गया 0.75 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a group of 400 students 120 are males, 30% of males are vegetarians, यानी कि 120 मेल्स हैं तो उसका 30% मेल्स जो हैं वो वेजिटेरियंस हैं और 76 फीमेल्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट्स फ्रॉम द ग्रुप इज़ वेजिटेरियन? तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रैंडमली चूजन स्टूडेंट, कोई भी एक आप चूज़ कर रहे हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है फ्रॉम द ग्रुप जो वेजिटेरियन है। यानी सबसे पहले हमें टोटल लेना है, टोटल हमारे पास है 400 स्टूडेंट्स, उसमें से किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? सिर्फ वेजिटेरियंस का। तो लेट्स सी कितने लड़के वेजिटेरियन और कितनी लड़कियां वेजिटेरियन है। जब हमें वो पता लग जाएगा तो हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट आउट द डाटा। अब देखिए मेल्स जो हैं उन्होंने कहा 30% ऑफ मेल आर वेजिटेरियन। टोटल मेल्स हमें दे रखे हैं 120 मेल्स गिवन है, तो 30% ऑफ 120 हुआ 36, यानी कि 36 मेल वेजिटेरियन है। अगर 36 वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन मेल्स कितने हुए? 84 हो गए। अगर मेल्स टोटल 120 है तो फीमेल्स कितनी हुई? टोटल पॉपुलेशन में से 400 माइनस 120 किया, 280 फीमेल्स हुई। अब 280 फीमेल्स में से उन्होंने कहा था 76 फीमेल्स नॉन वेजिटेरियन है, तो 76 अगर नॉन वेजिटेरियन है 280 में से, तो वेजिटेरियंस कितनी हुई? 204। और टोटल वेजिटेरियंस कितने हो गए? 204 प्लस 36 दैट इज़ 240। अब प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? निकालना है तो पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास वेजिटेरियन के बन रहे हैं 240 और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 400। तो करेक्ट आंसर हुआ 0.6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अगेन प्रोबेबिलिटी से है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और 11? अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जब टू डाइसेस आप थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 36 होते हैं, राइट। अब उसमें से कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो टोटल आउटकम्स हमेशा याद रखो व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन कि आपने दो डाइस लिए हैं, 2 डाइसेस लिए हैं और उन्हें थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स कैन बी 36। अब सम ऑफ 8 और 11 इन्होंने बोला, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर मान लो मैंने दोनों डाइसेस को एक साथ थ्रो किया तो क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं कि मेरे पास जो सम है वो 8 आए। तो देखो हो सकता है फर्स्ट डाइस में 2 आए, सेकंड में 6 आए, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गए। 2 + 6 8। हो सकता है 6 आए और 2 आए, तो 6 + 2 8। ऐसे करते करते हमें सम ऑफ 8 जो है उसकी 5 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, आउटकम्स मिल रहे हैं 5 पॉसिबल। सिमिलरली हम देख लेते हैं 11 का। 11 का अगर हम देखते हैं तो 11 के 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 6 आए और सेकंड में 5 आए, और फर्स्ट में 5 आए और सेकंड में 6 आए। तो देयर इज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स जो हमें सम ऑफ 11 दे रहे हैं इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। अब इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, इतना तो सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ दिस और 11। अब देखो प्रोबेबिलिटी में जब भी हमारे पास 2 रूल है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। जब भी आपके क्वेश्चन में और लिखा है, और वाली सिचुएशन दे रखी है, तो हमने एडिशन रूल फॉलो करना है, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने ऐड करना है। और अगर एंड लिखा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हियर इट इज़ रिटन और। तो 8 आने की पॉसिबिलिटीज़ है 5 अपॉन 36। 11 आने की पॉसिबिलिटीज़ है 2 फ्रॉम 36। तो 5 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 36, तो टोटल कितनी हो गई? 7 अपॉन 36। तो 7/36 इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for studying association between two attributes
द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट प्रोसीजर इज़, दो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, यानी कि दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, यू हैव गिवन टू वैल्यूज़। अब उसमें उन्होंने कहा वी हैव टू स्टडी द एसोसिएशन, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है बहुत अच्छा। वी हैव टू, अब देखो डेफिनेशन से ही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का भी, नो न्यूमेरिकल। हमें एसोसिएशन निकालनी है उन दो वैल्यूज़ के बीच में कि आपस में उनका कुछ लेना देना है भी या नहीं, कि वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही हैं, वो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ गई किसी डाटा में दो वैल्यूज़, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सेम आ गई, कि चलो यही हम ये सही आ गया हमारा रिज़ल्ट। या फिर उसमें कुछ वेरिएशन आई है तो आपको लगेगा कि हमने एक्सपेरिमेंट ही गलत कर दिया, तो ये नहीं आनी चाहिए थी, ऐसे तो सिमिलर नहीं आई हैं, या कुछ भी है। तो जो भी दो वैल्यूज़ आपको मिली हैं, क्या उनके बीच में किस तरह का एसोसिएशन लाएगा, राइट ड्यू टू चांस है वो एसोसिएशन, और बाय ड्यू टू एनी एरर है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे। तो जितने भी टेस्ट यहाँ दे रखे हैं उनमें से जो हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ द काई स्क्वायर। एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट नहीं होता है इसमें, दैट इज़ द काई स्क्वायर। काई स्क्वायर टेस्ट अगर हम देखें तो ये क्या बोलता है, it enable us to find out the degree of discrepancies between the observed frequency, one attribute, and the theoretical frequency is the second attribute, right? तो जो इनके बीच में कितना डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी है, या फिर आप ये कह लीजिए डिस्क्रिपेंसी यानी कितनी एक दूसरे से अलग वो जा रही हैं, ये कितने, या इसका रिवर्स भी आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि कितना वो आपस में एसोसिएट कर भी रही हैं या नहीं। तो जब हम ये डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी जब हम मेजर करते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई और जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास थी, इसके बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है वो ड्यू टू एरर आई है, एरर ऑफ द सैम्पलिंग है, और ये ड्यू टू चांस है, ओनली इट इज़ ओनली ड्यू टू चांस। तो हम करते हैं इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हमने कर लिए हैं पार्ट ए के। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सेकंड वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।